नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो आज हम अपने इस वीडियो में बात करने वाले हैं बहिर्जात बलों के बारे में, एक्सोजेनिक फोर्स के बारे में। बहिर्जात बल या एक्सोजेनिक फोर्स क्या है, सबसे पहले यह समझते हैं। तो जैसे कि हम जानते हैं कि पृथ्वी का जो धरातल है, पृथ्वी का धरातल जिस पर हम निवास करते हैं, जिस पर विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियां हैं, विभिन्न प्रकार की भू आकृतियां हैं। इन भू आकृतियों में कौन कौन सी भू आकृतियां हैं? पर्वत है हमारे सामने, हमारे धरातल पर पहाड़ है, पर्वत है। तो इस प्रकार की जो भू आकृतियां जो निर्मित की गई हैं, उन पर वह क्यों निर्मित हुई हैं, उनका प्रभाव है। और वह इसलिए निर्मित हुई हैं क्योंकि वह अंतर्जात बलों का प्रभाव है। परंतु इन जो स्थलाकृतियां जो निर्मित हुई हैं, उन पर जो हमारा बाह्य वायुमंडल है, जो हमारा एटमोस्फेयर है, जो हमारा वातावरण है, उसका क्या होता है? उन वातावरण के माध्यम से जो शक्तियां हैं, जो प्रोसेस है, उसका प्रभाव पड़ता है। उसे हम कहते हैं एक्सोजेनिक फोर्स या बहिर्जात बल। तो बहिर्जात बल तो बहिर्जात बल वही बल है जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि जो हमारी भू आकृतियां हैं, जैसे पर्वत है, तो पर्वत जो आज जिस अवस्था में विद्यमान है, वह आगे चलकर एक 100 वर्षों बाद उस अवस्था में नहीं रहेगा। क्योंकि उस पर जो पृथ्वी की बाह्य वायुमंडल है, उस बाह्य वायुमंडल में जो वायुमंडल की प्रमुख जो शक्तियां हैं, जैसे हवा चल रही है, पानी का वर्षा, इसके बाद सूखताप, तो इन विभिन्न प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप क्या होगा? जो पर्वत है वह क्या हो जाएगा? धीरे धीरे कमजोर होता जाएगा। धीरे धीरे वह अपनी आज युवावस्था में है पर्वत, कल के अंचल की और मतलब प्रौढ़ावस्था में आएगा, वृद्धावस्था में आएगा। तो इस प्रकार से और आगे चलकर वह एक पहाड़ के रूप में परिवर्तित हो जाएगा, और जो पहाड़ है वह मैदान के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। तो इस प्रकार की प्रक्रिया क्यों होती है? इसका प्रमुख परिणाम, इसका प्रमुख कारण यही है कि हमारी जो बाह्य वायुमंडल की जो वायुमंडल है, उसकी विभिन्न प्रकार की शक्तियां, विभिन्न प्रकार के बल क्या कर रहे हैं? कार्य कर रहे हैं। और इन बाह्य वायुमंडल के जो बल हैं, उनको हम कहते हैं बहिर्जात बल या एक्सोजेनिक फोर्स, जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक। तो चलिए बात करते हैं कि बहिर्जात बल किस प्रकार से, किस तरीके से, किस साधन के को उपयोग करते हुए यह कार्य करते हैं। तो दो तरीके से कार्य करते हैं बहिर्जात बल। सबसे पहला होता है अपक्षय और दूसरा होता है अपर्दन। अपक्षय यानी इसे अंग्रेजी में कहते हैं वेदरिंग, और जो अपर्दन है इसे कहते हैं इरोजन। तो अपक्षय और अपर्दन दो तरीके से जो बाह्य शक्तियां हैं, जो वायुमंडलीय शक्तियां हैं, जो बहिर्जात बल हैं, वह कार्य करते हैं दो तरीके से। तो सबसे पहला तरीका है अपक्षय। तो अपक्षय में क्या होता है? जैसे मान के चलिए हमारे सामने कोई चट्टान है, कोई हमारे सामने यदि कोई पर्वत है, तो पर्वत किससे बना, मिलकर बना है? चट्टानों से मिलकर बना है। उसमें अलग अलग प्रकार की चट्टाने हैं। तो जैसे हिमालय पर्वत है, तो हिमालय पर्वत कौन सी चट्टान से मिलकर बना है? अवसादी चट्टानों से। उदाहरण है, उत्तर है अवसादी चट्टानों से। क्यों अवसादी चट्टानों से मिलकर बना है? इसका प्रमुख कारण यह है, तो अवसादी चट्टान का मतलब क्या है कि जो नदियों के द्वारा जो बहाई कर लाई गई जो अवसाद हो जाता है, जो मलबा होता है, उसके परिणाम स्वरूप ये हिमालय का निर्माण हुआ है। तो इस प्रकार से अवसादी चट्टानों से हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है। तो वह जो चट्टान है वह क्या होगी? विभिन्न वायुमंडलीय प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप क्या होगी? अपक्षित हो जाएगी, वह विघटित हो जाएगी, कमजोर होती जाएगी धीरे धीरे। जैसे उस पर वायु का प्रभाव होगा, जल का प्रभाव होगा, अन्य तरीके से अन्य शक्तियों का वायुमंडल से प्रभाव होगा, तो चट्टान क्या होगी? कमजोर होती जाएगी, धीरे धीरे विघटित हो जाएगी और टूट जाएगी। तो इसको क्या कहते हैं हम? इसको कहते हैं अपक्षय। इसको कहते हैं हम क्या? वेदरिंग, अपक्षय। तो अपक्षय की प्रक्रिया वही है जिसके माध्यम से इतनी विशाल चट्टान, इतनी मजबूत चट्टान क्या हो जाती है? वर्षों के प्रभाव के कारण, हजारों वर्षों की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप क्या हो जाती है? कमजोर हो जाती है, टूट जाती है। इसका उदाहरण क्या है आपके सामने? चलिए उदाहरण की बात करते हैं। तो हिमालय पर्वत है, तो या फिर अरावली पर्वत ले लें आप। अरावली पर्वत कहाँ पे है? राजस्थान राज्य में। तो राजस्थान राज्य में जो अरावली पर्वत है, तो वह अरावली पर्वत जो कि बहुत विश्व के प्रमुख सबसे पुराने पर्वतों से एक है। तो अरावली पर्वत जो कि संपूर्ण राजस्थान के क्षेत्र में फैला हुआ है, तो अरावली पर्वत की चट्टान है। तो अरावली पर्वत पहले क्या था? उसकी ऊंचाई माना जाता है कि हिमालय पर्वत से ऊंची ऊंचाई थी, परंतु आज उसकी ऊंचाई बहुत कम हो गई है। क्यों हो गई है? क्योंकि उस पर प्रभाव क्या हुआ? उसकी धीरे धीरे क्या हुआ? विभिन्न नदियों के प्रभाव के कारण, रेगिस्तान के प्रभाव के कारण, रेत के प्रभाव के कारण, वायु के प्रभाव के कारण क्या हुआ? उसमें जो अपक्षय हो गया, विघटन हो गया, उसकी चट्टान धीरे धीरे कमजोर हुई, और नदियों के द्वारा या फिर वायु के द्वारा उसका अपहरण कर दिया गया, उसको बहा लिया जाएगा, तो इसकी ऊंचाई क्या हो गई? धीरे धीरे कम हो गई। उसी प्रकार से जो हमारा ढक्कन का पठार है, जो कि महाराष्ट्र राज्य में फैला हुआ है, तो ढक्कन का पठार का निर्माण क्यों हुआ है? उसका निर्माण इसलिए हुआ है क्योंकि अंतर जा शक्तियों से, इंडोजेनिक फोर्स से उसका निर्माण हुआ है। जैसे जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से जो लावा निकला, जो जो लावा जो कि क्या हो गया? इस सतह पर बिछ गया। तो लावा के निकलने के परिणाम हजारों वर्षों के लावा निकलता रहा, तो इससे क्या हो गया?
वहां पर ढक्कन के पठार का निर्माण हो गया। और जब ढक्कन के पठार का निर्माण हुआ वहां पर, तो हजारों वर्षों तक वायु जल इत्यादि की प्रक्रिया के परिणामस्वरूप जो चट्टानें थी वो क्या हो गई, अपक्षित हो गई, कमजोर हो गई, टूट गई, विघटित हो गई। और क्या होगा, उससे क्या होगा, एक काली मिट्टी का निर्माण हुआ। उन चट्टानों से क्या हुआ, यानी वो जो लावा निकलता है उसे हम कहते हैं आग्नेय चट्टान। जो सबसे पहले जो लावा निकलता है उसे आग्नेय चट्टान के नाम से जानते हैं। और आग्नेय चट्टान से क्या निर्माण होता है, काली मिट्टी का निर्माण होता है। इसको हम चट्टान के चैप्टर में विस्तृत तरीके से, व्यापक तरीके से पढ़ेंगे, परंतु यहाँ पर हम अपक्षय को समझने का प्रयास कर रहे हैं, तो उसको हम समझते हैं। अपक्षय क्या है, तो इस प्रकार से अपक्षय एक ऐसी स्थिति है, एक ऐसी प्रक्रिया है जो एक स्थैतिक होती है। यह मतलब गतिक नहीं होती है, गतिक नहीं होती है, स्थैतिक होती है। यानी मान के चलिए कोई, जैसे कोई पर्वत है, तो आज पर्वत अपनी युवावस्था में, कल के दिन वृद्धावस्था में आएगा, तो यह क्या है, अपक्षय की प्रक्रिया के परिणामस्वरूप होगा। तो अपक्षय एक ऐसी स्थैतिक प्रक्रिया है जिससे कोई पर्वत की चट्टानें होती हैं वह क्या हो जाती हैं, कमजोर हो जाती हैं, टूट जाती हैं, विघटित हो जाती हैं, वीक हो जाती हैं, तो अपक्षय की प्रक्रिया का परिणाम है। और अपक्षय कितने तरीके से होता है, चलिए अपक्षय की प्रक्रिया को समझते हैं। तो सबसे पहले हमने अर्थ को समझा, अपक्षय का अर्थ क्या है। अब चलिए अपक्षय की प्रक्रिया को समझते हैं। तो अपक्षय की 3 तरीके से होता है। 3 तरीके से अपक्षय की प्रक्रिया क्या करती है। सबसे पहले भौतिक तरीके से, भौतिक यानी फिजिकल तरीके से, अगर ये फिजिकल कॉन्टेक्ट के माध्यम से। दूसरी प्रक्रिया होती है रासायनिक तरीके से, यानी केमिकल के माध्यम से, केवल केमिकल तरीके से। और तीसरी प्रक्रिया होती है जैविक तरीके से, यानी बायोलॉजिकल फैक्टर। तो 3 तरीके से अपक्षय की प्रक्रिया संपन्न होती है। तो चलिए पहली तरीका जो कि भौतिक तरीका है, भौतिक तरीके से, फिजिकल कॉन्टैक्ट के माध्यम से जो अपक्षय की प्रक्रिया संपन्न होती है उसको समझते हैं। तो इसमें सबसे पहला है सूर्यताप। तो हम जानते हैं पृथ्वी पर जितनी भी प्रक्रिया संपन्न हो रही है उसमें सूर्य का क्या है, सूर्य की जो एनर्जी है, जो जो हीट है, उसका सबसे बड़ा रोल है। चाहे वर्षा हो रही है, वर्षा क्यों होती है, जब सबसे पहले बाष्पीकरण होता है। तो यदि बाष्पीकरण नहीं हुआ तो वर्षा नहीं होगी। बाष्पीकरण किसके माध्यम से होगा, तो बाष्पीकरण होता है सूर्य के माध्यम से, सूर्य की रोशनी के माध्यम से। तो इस प्रकार से जो सूर्य ताप होता है, सूर्य की एनर्जी होती है, उससे क्या होता है, सूर्य का जैसे हीट होती है, तो जब सूर्य होता है तो तापमान कैसा होता है, बहुत अधिक हो जाता है। तो इससे क्या होता है, मान लीजिए चट्टान है और उस पर सूर्य का ताप पड़ रहा है चट्टान पर, तो चट्टान पर सूर्य का ताप दिन में पड़ता है तो चट्टान क्या हो जाती है, फैल जाती है। फैल जाती है जब यानी जो जिससे क्या होगा, फैली क्यों, चट्टान क्यों फैली, क्योंकि इस पर सूर्य का ताप का प्रभाव हो रहा है, इसलिए क्योंकि तापमान अधिक हो गया है, इससे चट्टान क्या होगी, स्प्रेड करेगी या फिर फैल जाएगी। परंतु रात्रि में जब सूर्य नहीं रहेगा तब क्या होगा, तापमान कम हो जाएगा रात्रि के अवसर पर। तो रात्रि में क्या होगा, चट्टान अभी तक जो फैल चुकी थी, अब वह तापमान के कम होने के कारण वह क्या होगी, सीमित हो जाएगी, संकुचित हो जाएगी। वह क्या करेगी, सिकुड़ने का प्रयास करेगी, कॉन्ट्रैक्ट करेगी। अब फैलेगी नहीं, अपने आप को संकुचित करने का प्रयास करती है। तो इस प्रकार से दिन में क्या होगा, वह चट्टान फैलेगी, रात में होगा सिकुड़ेगी, फैलेगी, सिकुड़ेगी, पिघलेगी, सिकुड़ेगी। यह प्रक्रिया कब तक चलती रहेगी, हजारों वर्षों तक यह प्रक्रिया चलती रहती है। तो इस प्रकार से परिणाम स्वरूप क्या होता है, चट्टान है जिनसे मिलकर जो चट्टानी जो कि हिमालय पर्वत या फिर किसी अन्य पर्वत की चट्टान है या फिर पहाड़ की चट्टान है, वह क्या हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी। तो इससे क्या, इस चट्टान के कमजोर होने से क्या होगा, वह चट्टान क्या होगी, अपक्षित हो जाएगी। वह चट्टान क्या होगी, कमजोर हो जाएगी, विघटित हो जाएगी, वह टूट जाएगी चट्टान। तो इसी यही जो पहली प्रक्रिया है फिजिकल कॉन्टेक्ट के माध्यम से, भौतिक तरीके से, यही तो होगा। तो सूर्य ताप का प्रभाव के कारण क्या होगा, वह चट्टान क्या होगी, अपक्षित हो गई। तो पहली हमने प्रक्रिया को समझा, सूर्य ताप का प्रभाव। दूसरा प्रभाव होता है कि जो, यदि हम ठंडे प्रदेशों की बात करें तो ठंडे प्रदेशों में कौन से प्रदेश सम्मिलित होते हैं, ठंडे प्रदेशों में होता है जैसे हमारा हिमालय पर्वत है, तो हिमालय पर्वत पर तो बर्फ जमी रहती है। परंतु यदि वास्तविक रूप में बात करें तो जो हमारे जो ध्रुव है, ध्रुव माने जो 90 डिग्री ध्रुव है, जो कि उत्तरी अमेरिका, जहां पर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, और इसके अलावा यूरोप है, जो इंग्लैंड देश है, फ्रांस देश है, तो उत्तरी ध्रुव के पास में और दक्षिणी ध्रुव यानी अंटार्कटिका महाद्वीप के पास में यहाँ क्या होती है, यहाँ पर तापमान कम होता है, इसलिए यहाँ पर बर्फ जमी रहती है। तो यहाँ पर क्या होता है, ठंडे प्रदेशों में क्या होता है, आइस फॉल होता है ना, आइस फॉल। आप देखते हैं विंटर की सब गर्म में, मतलब शीत ऋतु में क्या होती है, ओस गिरती है ना। उसी प्रकार से जब ओस गिरेगी तो मान लो चलिए चट्टान है, तो यहाँ से जब पाला गिर रहा है तो यहाँ पर कहीं चट्टान में दरार होगी, तो इससे क्या होगा, वह जो पाला है वह क्या होगा, चट्टान में क्या होगा, चला जाएगा। और दिन के अवसर पर क्या होगा, सूर्य का तापमान के कारण, जब सूर्य रहेगा तो तापमान क्या होगा, अधिक हो जाएगा। तो तापमान के परिणाम स्वरूप जो चट्टान, जो दरार में जो पाला था, वह क्या हो जाएगा,
पिघल जाएगा, पानी के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। परंतु रात्रि में स्थिति बिल्कुल विपरीत हो जाएगी, बिल्कुल भिन्न हो जाएगी। रात्रि में चूंकि तापमान कम हो जाएगा और वह जो पाल जो जो जल था वह क्या होगा, फ्रीज हो जाएगा या जम जाएगा। तो इससे जम जाएगा तो क्या होगा, अब वो क्या करेगा, जो चट्टान है वह क्या होगा, फैलेगी, तनाव महसूस करेगी। क्यों महसूस करेगी? क्योंकि हम जानते हैं कि जो बर्फ का आयतन होता है वह अधिक होता है। आप इसको नहीं मानते हैं तो एक उदाहरण के माध्यम से आपको इसको समझ लीजिए। जैसे आपके पास में फ्रिज होगा, तो फ्रिज में जब यदि आप पानी को ठंडा करने के लिए रखते होंगे, तो यदि मान के चलिए जो बॉटल है, तो बॉटल, एक बॉटल पानी को आप फ्रीजर में रखिएगा, तो फ्रीजर में रखिएगा तो इससे होगा ये कि फ्रीजर में पानी रखने से तो पानी जम जाएगा, बर्फ के रूप में जम जाएगा। परंतु यदि बॉटल कमजोर होगी तो बॉटल क्या होगी, उसके कारण टूट जाएगी। तो इस प्रकार से यह चट्टान भी उसी प्रकार से जब बर्फ उसके दरार के अंदर जम जाएगा तो चट्टान भी क्या होगी, टूटने का प्रयास करेगी, विघटित होने का प्रयास करेगी। तो यही तो क्या है, यही अपक्षय की प्रक्रिया है। तो दो प्रक्रिया को हमने समझा कि किसके माध्यम से भौतिक तरीके से क्या होता है, अपक्षय होता है। इसके अलावा जो मतलब जो है, हमने पाला की बात की, हमने बात की सूर्य ताप की, अब हम बात करते हैं दाब की, यानी प्रेशर। तो जैसा कि हम जानते हैं दाब मुक्ति, प्रेशर मुक्ति भी इसका प्रमुख कारण है जिससे अपक्षय होता है। उदाहरण के लिए समझिए आप कि ढक्कन का पठार है, तो ढक्कन का पठार है तो वहां पर विभिन्न प्रकार की चट्टान है। मान चलिए एक चट्टान यह है, एक इसके ऊपर एक चट्टान और है, इसके ऊपर एक चट्टान और है, इसके ऊपर एक चट्टान और है। तो इस प्रकार से जो सबसे नीचे वाली चट्टान है उस पर क्या होगा, इन सब चट्टानों का दबाव होगा। तो दबाव है तो वह चट्टान, जब सबसे नीचे वाली चट्टान क्या है, बहुत ही संकुचित है, वो सिकुड़ी हुई है। जब किसी चीज पर दबाव होता है वह सिकुड़ जाती है ना। मतलब इस चीज पर, इस चट्टान पर दबाव है तो सिकुड़ गई। परंतु हजारों वर्षों तक जल, वायु इत्यादि प्रक्रिया के परिणामस्वरूप क्या होता है, जो ऊपर की चट्टान है वह क्या हो जाती है, बहाकर नदियों के द्वारा बहा ले जाती है। तब नीचे चट्टान क्या करती है, अपने आप को क्या करती है, स्वतंत्र महसूस करती है। जो प्रेशर जो उसके ऊपर था अभी तक वह क्या हो गया, रिलीज हो गया, तो वह क्या करेगी, फैलने का प्रयास करेगी। तो इस प्रकार से जो यह फैलने की प्रक्रिया, तो इस प्रकार से जब किसी चट्टान पर दबाव था, अब वह दबाव मुक्त हो चुका है, तो वह क्या करेगी, अपने आप को फैलने का प्रयास करेगी, अपने आप को स्प्रेड करने का प्रयास करेगी। तो इस प्रकार से जो, जैसा कि हम देखते हैं कि बड़े बड़े पर्वत होते हैं, जैसे हिमालय पर्वत है, तो हिमालय पर्वत के ऊपर ग्लेशियर पाए जाते हैं। तो ग्लेशियर जिस अवस्था में रखी होती है, तो ग्लेशियर के नीचे जो चट्टान होती है वह क्या होता है, इस ग्लेशियर के प्रभाव से क्या होगी, दबी होगी, अपने आप को दबाव फील करेगी। परंतु जैसा कि आपने घटना सुनी होगी, अभी 16 अप्रैल 2021 की बात है, तो वह जो न्यूज आई थी उसमें यह था कि अंटार्कटिका महाद्वीप पर करीब 100 किलोमीटर चौड़ा ग्लेशियर पिघल रहा है। तो आप इसको उदाहरण में समझ सकते हैं कि 100 किलोमीटर जो चौड़ा ग्लेशियर जब किसी चट्टान पर रखा हुआ था इस प्रकार से, तो उस चट्टान पर क्या था, अभी तक दबाव था। परंतु इस जो ग्लेशियर का जो ग्लेशियर था, अब जो कि ग्लोबल वार्मिंग हुई, तापमान में वृद्धि हुई, पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रही है, तो इससे क्या हुआ, ग्लेशियर क्या हुआ, पिघल रहा है। तो इससे यह जो चट्टान थी, अभी तक जो दबाव जो संकुचित हो रही थी, सिकुड़ रही थी, क्योंकि दबाव, इस पर दबाव था 100 किलोमीटर लंबे चौड़े ग्लेशियर का। परंतु अब क्या करेगी, जो ग्लेशियर पिघल चुका है तो दबाव से मुक्त हो जाएगी, है ना। तो इससे दबाव मुक्ति से भी चट्टानें क्या होती हैं, अपने आप को अपक्षित करने का, अपघटित होने का प्रयास करती हैं, उससे विघटित हो जाती हैं चट्टानें, ऐसे खड़े होकर। तो इस प्रकार से जो दबाव मुक्ति भी एक इसका प्रमुख कारण है। इसके अलावा यदि हम एक उदाहरण के रूप में से समझें, तो बात करें, जैसे आपने कबड्डी का गेम खेला होगा, तो कबड्डी गेम में क्या होता है, करीब एक खिलाड़ी आता है, एक रेडर आता है, तो उसको पकड़ने के लिए 10 लोग उसके ऊपर क्या करता है, उसको दबोच लेते हैं। तो इससे क्या होगा, जो व्यक्ति, जो दबोचा हुआ व्यक्ति है, वह क्या होगा, वो सिकुड़ जाएगा, वह सिकुड़ जाएगा। परंतु जब 10 लोग उसको छोड़ेंगे तो वह क्या करेगा, अपने आप को फैलने का, स्प्रेड करने का प्रयास करेगा, अपने आप को मुक्ति फील करेगा, एक प्रकार से अपने आप को एक दबाव से मुक्त फील करेगा। तो इसी प्रकार चट्टानों में भी होता है। तो यह भी एक प्रकार की अपघटन की प्रक्रिया है, क्योंकि यह भी एक प्रकार की विघटन की प्रक्रिया है। चट्टानें होंगी वह अपक्षित हो जाएंगी, कमजोर हो जाएंगी, क्षय हो जाएंगी इस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप भी। इसके अलावा यदि हम रेगिस्तानी क्षेत्रों की बात करें, जहां पर तापमान कम होता है, तापमान अधिक होता है, वर्षा कम होती है, उन क्षेत्रों की बात करें, तो उन क्षेत्रों में क्या होता है, जो वायु का प्रभाव, वायु क्या होती है, जो हवा होती है वो तीव्र गति से चलती है। जब तीव्र गति से यहाँ से हवा चलती है तो क्या होता है, जो धूल के कण होते हैं जब इस चट्टान से टकराएंगे, यहाँ पर मान चलिए एक चट्टान है, रेगिस्तानी क्षेत्र की बात करें, तो जब जो धूल के कण होंगे इस रेगिस्तानी क्षेत्र में चट्टान से टकराएंगे, तो क्या होगा, इन दोनों के बीच में एक घर्षण उत्पन्न होगा। वो घर्षण से क्या होगा, एक एनर्जी उत्पन्न होगी,
जिससे यह चट्टान क्या होगी, अपक्षित हो जाएगी। यह चट्टान क्या होगी, कठोर से कठोर अवस्था में अभी चट्टान जो चट्टान थी अब क्या टूटने लगेगी, है ना। क्योंकि इस पर जो घर्षण का प्रभाव हुआ है, इस पर क्या हुआ है, जब रेत के दो कण, क्योंकि यह भी जो चट्टान है वह भी तो अणुओं से बनी हुई है, परमाणुओं से। जब रेत का एक अणु, बालू का एक अणु इस अणु इसके चट्टान के अणु से टकराएगा तो यह क्या होगा, एक विघटित हो जाएगी, चट्टान क्या टुकड़ों में टूट जाएगी धीरे धीरे। मतलब यह प्रक्रिया बहुत लंबे समय तक चलती है, क्योंकि यह एक दिन की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि हजारों वर्षों तक यह प्रक्रिया चलती रहती है। और इसका प्रभाव यह होता है कि अपक्षय की प्रक्रिया, चट्टानें हैं जो विभिन्न प्रकार की शिलाकृतियां हैं वह धीरे धीरे क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है। ठीक इसी का परिणाम अरावली पर्वत भी आज विद्यमान है। इसके बाद हम बात करें वर्षा की, बात करें तो वर्षा भी एक ऐसा प्रमुख कारण है कि वर्षा के प्रभाव के कारण, जैसे मान चलिए एक सतह है, एक पर्वत है या फिर पठार है, तो इस पर वर्षा हो रही है लगातार वर्षा हो रही है, हजारों वर्षों तक इसमें वर्षा हो रही है। तो इस पर वर्षा होती रहने के परिणामस्वरूप जो चट्टान थी, जो पर्वत था, अब वह क्या होगा, कमजोर हो गया है। जब वह कमजोर हो जाएगा तो अपेक्षित हो जाएगा, अपघटित हो जाएगा धीरे धीरे। इसकी जो इसमें जो संगठन था वह क्या होगा, कमजोर होता जाएगा। ठीक इसके अलावा जो भूस्खलन की घटनाएं होती हैं, आप देखते हो कि पहाड़ी क्षेत्रों में, हिमालय के पर्वत के क्षेत्रों में, इसमें भूस्खलन की घटनाएं, यानी जो मलबा है एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या होता है, गिर जाता है। तो इसका यही परिणाम है कि अपक्षय की प्रक्रिया इसी प्रकार से भौतिक तरीके से, फिजिकल तरीके से संपन्न होती है। तो इस प्रकार से हमने 4-5 प्रक्रियाओं की बात की भौतिक तरीके से जो कार्य करते हैं। उसमें हमने बात की सूरताप की, उसमें हमने बात की, किसकी बात की, हमने पाला की बात की, ठंडे प्रदेशों की बात की, हमने रेगिस्तानी क्षेत्रों में बात की किस प्रकार से अपक्षय की प्रक्रिया संपन्न होती है। इसके अलावा हमने बात की दाव मुक्ति की, हमने बात की वर्षा की, हमने बात की बालू का प्रभाव, और हमने बात की घर्षण की। तो इस प्रकार से भौतिक तरीके से अपक्षय होता है, फिजिकल कॉन्टैक्ट के माध्यम से। इन तरीकों से अपक्षय की घटना होती है, और अपक्षय की प्रक्रिया को हमने समझने का प्रयास किया। कब कोई चट्टान है वह अपने जो सतह है, जहां पर वह अभी जो पर्वत है वह धीरे धीरे क्या हो रहा है, अपक्षय के परिणाम स्वरूप क्या हो रहा है, कमजोर हो रहा है। धीरे धीरे क्या हो रहा है, एक जो वीक हो रहा है, विघटित हो रहा है, और उसके लिए केवल क्या चाहिए, कुछ सहारा चाहिए ताकि वह बहा लिया जाए। तो जब यह पर्वत की चट्टानें वीक हो चुकी हैं तो नदी यहाँ से आएगी, इस क्षेत्र से नदी आएगी, तो यहाँ की चट्टान, जो कमजोर चट्टान है उसको तो उसको बहा कर ले जाएगी, परंतु जो मजबूत चट्टान है वह खड़ी रहेगी। जो चट्टान अपघटित हो चुकी है, जो अपक्षय हो चुकी है, वह चट्टान तो बह जाएगी, परंतु जो अभी चट्टान अब शायद नहीं हो पाई है, जो छाया नहीं हो पाई है, जो कमजोर नहीं हो पाई है, वह अपने स्थान पर विद्यमान रहेगी। तो इस प्रकार से यह अपक्षय की प्रक्रिया भौतिक तरीके से संपन्न होती है। इसके अलावा हम बात करें रासायनिक तरीके से, यानी केमिकल तरीके से, किस प्रकार से केमिकल का प्रभाव उस पर होता है, यानी रासायनिक तरीके से किस प्रकार से यह अपक्षय की प्रक्रिया संपन्न होती है। तो इसमें बात करें सबसे पहले ऑक्सीडेशन की। ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण। जैसा कि हम देखते हैं हमारे घरों में कि जो लोहा होता है, यदि हम लोहे को घर के बाहर रख दें तो जब उस पर वर्षा होगी, वर्षा का प्रभाव पड़ेगा, वो बाहर वायुमंडल में खुले में उसको रख दें तो क्या हो, उसमें जंग लग जाती है, देखा होगा आपने। तो जंग लग जाएगी, वह धीरे धीरे क्या हो जाएगा, वह लोहा के कमजोर होता जाएगा और एक दिन टूट जाएगा। ठीक, वह लाल रंग का हो जाएगा, और उसकी जो पपटी है, जो ऊपर की परत होती है, वह धीरे धीरे क्या होने लगेगी, उधरने लगेगी। तो यही प्रक्रिया चट्टानों में होती है। तो वास्तव में यही अपक्षय की प्रक्रिया है, यानी केमिकल तरीके से जब जल का प्रभाव उस पर हुआ, उस लोहे पर, तो क्या हुआ, वह जो लोहा इतना मजबूत चट्टान के रूप में खड़ा हुआ था, अब क्या हो गया, कमजोर हो गया, वीक हो गया, विघटित हो गया, अपघटित हो गया, टूट गया उसकी। ठीक, उसकी जो पपटी थी वह उधर कर नीचे गिरने लगी है। तो यही अपक्षय का वास्तविक रूप में यही अपक्षय है। यदि जो लोहे में जंग लगना वास्तविक अपक्षय का उदाहरण है। तो इससे क्या होता है, इससे बचने के लिए लोग अब स्टेनलेस स्टील के गेट लगवाने लगे हैं, यानी लोहे के गेट नहीं लगवाते अब लोग, उसके स्थान पर स्टेनलेस स्टील के गेट लगवाने का प्रयास करते हैं ताकि उसमें जंग नहीं लग पाती है। तो इस प्रकार से ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया होती है। तो ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप क्या होता है, चट्टानें भी होती है। जब चट्टान में क्या होता है, मान के चलिए चट्टान है, चट्टान में कुछ दरार होगी, दरार के माध्यम से जब जल अंदर गया तो जल में क्या है, जल का सूत्र जानते हैं आप, साइंस जो वैज्ञानिक सूत्र है उसे, वह है H2O। जल का वैज्ञानिक सूत्र है H2O। तो H2O में O मतलब ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के प्रभाव में क्या होगा, ऑक्सीकरण की प्रक्रिया संपन्न होती है। और चट्टान में भी जो चट्टान है उसमें भी कुछ ना कुछ आयरन के तत्व होंगे कि नहीं होंगे। चट्टान क्या हो जाएगी, धीरे धीरे क्या होगी, विघटित हो जाएगी, अपघटित हो जाएगी, अपक्षित हो जाएगी।
है ना, कमजोर हो जाएगी चट्टान, क्योंकि उस पर ऑक्सीकरण का प्रभाव हुआ है। जैसा कि उस लोहे पर ऑक्सीकरण का प्रभाव हुआ था, उसी प्रकार से इस चट्टान पर, इस पर्वत पर, जो कि चट्टान से बना मतलब जो पहाड़ था, उस पर भी इसी प्रकार का प्रभाव होगा। ठीक, इससे भी अपक्षय की प्रक्रिया संपन्न होती है। दूसरी प्रक्रिया है कार्बोनीकरण की प्रक्रिया। अभी हमने समझा ऑक्सीकरण, अब है कार्बोनीकरण। कार्बोनीकरण की प्रक्रिया होती है उन क्षेत्रों पे होती है जहाँ चूना पत्थर पाया जाता है। चूना पत्थर को समझ नहीं जानते होंगे आप, तो चूना पत्थर जैसा कि हमने गांव में देखा होगा, जो महिलाएं हैं वो पुताई के लिए क्या करती हैं, चूना पत्थर लाती हैं, तो चूना पत्थर में एक मतलब बाल्टी में रखकर उसे क्या उसमें पानी डालती हैं, तो उससे क्या निकलता है, क्या निकलता है, उससे धुआं निकलता है, उस पर उसमें गर्माहट होती है और निकल जाता है। और जो चट्टान के रूप में जो चूना पत्थर था वह घुल जाता है, वो घुल कर उसके बाद वो उसका पुताई के लिए उसका उपयोग करती है, उसको ढेर लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है, आपने सुना होगा। तो इसी प्रकार जब चूना पत्थर जिस क्षेत्र में होता है, तो जब उस चूना पत्थर में कार्बन होगा, चूना पत्थर यानी कार्बन, जब उसमें कार्बन होगा, जब उस पर जो उस पर जल का प्रभाव पड़ेगा, जब कार्बन और जल एक दूसरे से क्रिया करती हैं, रासायनिक क्रिया करती हैं, तो इससे क्या होगा, जो चूना पत्थर का जो क्षेत्र, जिस क्षेत्र में चूना पत्थर का क्या पाया जाएगा, चट्टान पाई जाएगी, तो क्या होगा, ये हो जाएगी वह रासायनिक प्रक्रिया के परिणामस्वरूप क्या अपक्षित हो जाएगी। जैसा कि आपने देखा होगा बुंदेलखंड के रीजन में चूना पत्थर अवश्य पाया जाता है। चूना पत्थर बुंदेलखंड के रीजन में बहुत विशाल मात्रा में मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में पाया जाता है। तो यहाँ भी अपक्षय की परिणाम प्रक्रिया के परिणामस्वरूप बहुत सी कलाकृतियां, इस कलाकृतियों का निर्माण होता है। ठीक, तो इस प्रकार से आप जबलपुर आइए कभी, उस चूना पत्थर की प्रक्रियाओं में मतलब अपक्षय का प्रभाव वहां पर स्पष्ट रूप से प्रभाव दिखाई देता है। ठीक, तो यह रही कार्बोनीकरण की प्रक्रिया। इसके अलावा एक प्रक्रिया होती है जलयोजन की, जिसे हम कहते हैं हाइड्रेशन। तो हाइड्रेशन की प्रक्रिया में होता यह है कि जब जल का प्रभाव हो रहा है किसी चट्टान पर, किसी सतह पर, किसी भू-आकृति पर, तो वह वास्तविक मतलब जल के प्रभाव के परिणाम क्या होगी, वह अपक्षित हो जाएगी, सीधी सी बात तो है। तो यह भी इस प्रकार की रासायनिक प्रक्रिया है। इसके अलावा ये एक प्रक्रिया होती है विलयन, घोल की प्रक्रिया। तो इसमें इस प्रक्रिया में होता यह है कि कोई चट्टान है, मान के चलिए कोई स्थलाकृति है, कोई पर्वत है, कोई पठार है, तो उसका क्या हो जाएगा, वो घुल जाएगा। विलयन यानी घुलना। आपने विज्ञान में इस विलयन शब्द को सुना होगा, घोल को सुना होगा। तो जो चट्टान जब किसी प्रभाव, जो वायुमंडलीय जो बाह बल है, जो बहिर्जात बल है, उनके प्रभाव से क्या हो जाएगी, वह घुल जाएगी। तो वह भी अपक्षय का प्रमुख परिणाम है। जैसा कि चीनी मिट्टी होती है, तो चीनी मिट्टी भी तो एक प्रकार की चीनी जो पर्वत मतलब वही पाई जाती है ना, चीनी मिट्टी क्या हो जाती है, घुल जाती है ना। तो इसी प्रकार से जो विलयन के रूप में। इसके अलावा एक प्रक्रिया होती है सिलिका का अपघटन। तो सिलिका एक प्रमुख पदार्थ है, उसका भी अपघटन भी एक मतलब अपक्षय की प्रक्रिया का परिणाम है। तो इस प्रकार से हमने अभी देखा भौतिक प्रक्रिया के बारे में, और उसके बाद देखा हमने रासायनिक प्रक्रिया। अपक्षय किस प्रकार से रासायनिक प्रक्रिया के माध्यम से होता है उसको हमने देखा, और पहले हमने देखा भौतिक प्रक्रिया के माध्यम से अपक्षय, जो कि चट्टान है, जो पर्वत है, जो पठार है, वो कमजोर हो जाता है। अब देखते हैं हम जैविक प्रक्रिया यानी बायोलॉजिकल फैक्टर। तो बायोलॉजिकल तरीके से किस प्रकार से अपक्षय की प्रक्रिया संपन्न होती है, किस प्रकार से अपक्षय के माध्यम से जो बाह्य शक्तियां हैं, जो वायुमंडलीय शक्तियां हैं, जो एक्सोजेनिक फोर्स हैं, जो बहिर्जात बल हैं, वह कार्य करते हैं। तो यदि हम इसकी बात करें, तो जैविक प्रक्रिया में बात करें, जो वनस्पति है, जैसे एक पेड़ है, उदाहरण के लिए समझिए आप, एक पेड़ है, तो पेड़ यदि किसी चट्टान पर क्या हुआ, जिसकी जड़ें क्या है, चट्टान पर है, मान के चलिए यह पेड़ है, वो चट्टान पर क्या है, खड़ा हुआ है, तो उसकी जड़ें क्या होगी, जितना चौड़ा, लंबा, ऊंचा, चौड़ा पेड़ होगा, उसकी जड़ें हैं उस चट्टान के अंदर उतनी ही क्या करेंगी, घुसने का प्रयास करेंगी, उतने अपने आप को विस्तारित करने का प्रयास करेंगी, है ना। तो इससे क्या हुआ, चट्टान धीरे धीरे, चट्टान की जो सतह थी वो क्या होगी, कमजोर हो जाएगी, वह विघटित हो जाएगी, वह अपघटित हो जाएगी, वह जो चट्टान है वह टुकड़ों के रूप में टूट जाएगी। तो यही तो अपक्षय की प्रक्रिया है, जो जैविक तरीके से वनस्पति के माध्यम से, पेड़ पौधों के माध्यम से संपन्न होती है। तो यह भी अपक्षय की प्रक्रिया है, जिससे जो चट्टान है, जो पेड़ पौधे हैं, जो अभी तक मतलब उच्च अवस्था में मतलब विद्यमान खड़े हुए थे, अब वह उसमें क्या हो गया, उसकी जो पेड़ पौधों की जड़ों के माध्यम से वह जो चट्टान थी कमजोर हो गई है। इसके अलावा जीव जंतु भी इसी प्रकार की प्रक्रिया को संपन्न करते हैं। जीव जंतु क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार के अपने आवास को, आश्रय को, अपने लाइवलीहुड को चलाने के लिए विभिन्न प्रकार की गुफाओं का निर्माण करते हैं। आपने देखा होगा चूहे किस प्रकार से बिल बनाते हैं, किसी भी प्रकार की चट्टान हो, कितनी भी मजबूत क्यों ना हो, वह क्या कर लेते हैं, बिल जरूर बना लेते हैं उसमें, तो बिल बनाकर उसमें रहने लगते हैं। तो इससे इसका परिणाम क्या हुआ कि किसी प्रकार की वह चट्टान क्या होगी, अपघटित हो गई और अपक्षित होगी ना, उसको क्षय हो गया उस चट्टान का, क्योंकि वह उस पर जीव जंतु, सांप भी तो बिल बनाता है, चूहे बिल बनाते हैं,
नेवला इत्यादि प्रकार के जो अपने आश्रय के लिए, अपने रहने के लिए क्या बनाते हैं, चट्टान को भी कमजोर कर देते हैं, चट्टान को अपघटित कर देते हैं, अपक्षय कर देते हैं, चट्टान को कमजोर कर देते हैं, उसको वीक कर देते हैं, अपघटित कर देते हैं। यह भी जीव जंतु भी एक प्रकार से जैविक तरीके से यह कार्य करते हैं। ठीक, इसके अलावा मानव, तो मानव तो इस प्रक्रिया में सबसे आगे है। तो मानव इस प्रक्रिया को संपन्न करने के लिए, मानव विभिन्न प्रकार की चट्टानों को कम करने के लिए विकास के नाम पर, देश की तरक्की के नाम पर, देश के समृद्धि के नाम पर इस प्रकार की प्रक्रियाओं को बहुत आयत में संपन्न करता है। जैसे एक पहाड़ी क्षेत्र है, जैसे हिमालय के रीजन में हम देखते हैं विभिन्न प्रकार की विकास योजना चल रही है, विभिन्न प्रकार के जवाहर टनल बन रही है, विभिन्न प्रकार के रोड बन रहे हैं, ब्रिज बन रहे हैं। तो इस ब्रिज बनने के परिणाम स्वरूप क्या होता है, ब्रिज में जो डायनामाइट जैसे किसी चट्टान को तोड़ने के लिए डायनामाइट का प्रयोग होता है, तो डायनामाइट के प्रयोग के परिणाम क्या होता है, तो वहां पर गड्ढा तो हो जाता है, जो सुरंग तो बन जाती है, परंतु जो आसपास की जो चट्टानें हैं अभी तक क्या थी, एक अपने आप को एक स्थिर अवस्था में रखी हुई थी, वह अब उसमें क्या होता है, दरार पैदा हो जाती है, और क्या हो जाती है, अपघटित हो जाती है, अपक्षित हो जाती है, कमजोर हो जाती है। और यदि वहां से उसी क्षेत्र से यदि नदी नदी आ जाए, नदी का जल आ जाए, तो वह चट्टान क्या हो जाएगी, अपरदित हो जाएगी, बह जाएगी कहीं आगे क्षेत्रों में। यदि तो इसका परिणाम स्वरूप यही भी होता है कि मानव ने विकास की प्रक्रिया के नाम पर, मानव ने अपनी तरक्की के नाम पर विभिन्न प्रकार की विकास योजनाओं को चलते क्या किया है, चट्टानों को बेहिसाब तरीके से विभिन्न प्रकार के परमाणु बम परीक्षण के माध्यम से, विभिन्न प्रकार के डायनामाइट का प्रयोग करने के माध्यम से क्या हो, अपक्षय करने का उनको प्रयास किया है। तो इस प्रकार से जैविक प्रक्रिया संपन्न होती है। तो हमने अपक्षय की 3 प्रक्रियाओं को समझा, किस तरीके से, भौतिक तरीके से हमने देखा जल, जो हमारा सूर्यताप है, पाला है, बालू है, इसके अलावा घर्षण का प्रभाव है, रेगिस्तानी क्षेत्र की हमने बात की, हिमालय क्षेत्र की हमने बात की। तो इससे भौतिक तरीके से हमने बात की, फिजिकल कॉन्टेक्ट के माध्यम से बात की, किस प्रकार से अपक्षय की प्रक्रिया चट्टानों की या फिर पर्वतों के टूटने की प्रक्रिया संपन्न होती है। और उसके बाद हमने देखा केमिकल तरीके, किस प्रकार से रसायन का प्रयोग होता है, किस प्रकार से जंग लगती है लोहे में, किस प्रकार से ऑक्सीकरण की प्रक्रिया, विघटन की देखो हमने उसके अलावा जलयोजन की प्रक्रिया देखा, हमने कार्बोनीकरण की प्रक्रिया देखा, किस प्रकार से चूना पत्थर के क्षेत्रों में जो चट्टान है वह टूट जाती है। इसके बाद हमने देखा जैविक प्रक्रिया को, किस प्रकार से जीव जंतु, वनस्पति और मानव के द्वारा विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाओं के माध्यम से जो चट्टाने हैं, जो विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियां हैं, उसको क्या किया जा रहा है, अपक्षित करने का, उनको कमजोर करने का, उनको विघटित करने का प्रयास किया जा रहा है। तो यह जो बहिर्जात हम जिन बलों की बात कर रहे हैं, जिन हम एक्सोजेनिक फैक्टर की हम बात कर रहे हैं, जिन हम जो हमारे जो वायुमंडल के प्रभाव के परिणाम स्वरूप जिन प्रक्रियाओं की हम बात कर रहे हैं, जिन हम बलों की बात कर रहे हैं, उसमें हमने अपक्षय को देखा। यानी चट्टान है, जब अपक्षय में क्या होता है, कोई चट्टान है, कोई स्थलाकृति है, वो है क्या होता है, जर्जर अवस्था में आती है, वह क्या हो जाती है, टूट जाती है। अब अपर्दन दूसरी प्रक्रिया है, अपर्दन दूसरी प्रक्रिया कौन सी है, अपर्दन। अपर्दन में क्या हुआ, जो जर्जर अवस्था में आ चुकी है चट्टान, अब वह क्या करेगी, नदियों के द्वारा, जल के द्वारा वह बहा ली जाएगी, तो इसे कहते हैं अपर्दन। तो अपर्दन एक गतिक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस, एक गतिक, यह क्या होती है, गतिक तरीके से होती है। यानी चट्टान कमजोर हो चुकी है, अपक्षित हो चुकी है, अब क्या होगी, नदियों के माध्यम से क्या हो जाएगी, उसको अपर्दन करने का प्रयास किया जाएगा। तो यह दूसरी प्रक्रिया क्या होती है, अपर्दन की प्रक्रिया संपन्न होती है। अपर्दन की प्रक्रिया किस प्रकार से होती है, सबसे पहले हम अपर्दन को समझ लीजिए। अपर्दन में क्या होता है कि जैसे गंगा नदी है, तो गंगा नदी हिमालय के ऊंचे भागों से जब निचले भागों में आती है, तो उसमें क्या होता है, एक प्रकार से गति होती है, पानी की बहुत तीव्र गति होती है। तो क्या करती है, वह जो अपनी घाटी है उसको बहुत गहरा कर देती है। तो गहरा करके जो उसमें जो मलबा होगा उसको बहाकर ले जाएगी ना, अपरदित करके ले जाएगी। जो चट्टान थी, अभी जिस चट्टान पर जो अभी जिस जल कर रहा था, अब वो चट्टान बहाकर ले जाएगी नदियों के द्वारा। जो चट्टान उसके आजू बाजू में थी, जो मलबा उसके आजू बाजू में था, जो अपक्षित हो चुका था, क्या होगा, वह कमजोर हो चुका था, विघटित हो चुका था, टुकड़ों में बट चुका था, अब नदियों के द्वारा उसको बहा लिया गया है और उसे बंगाल की खाड़ी में गंगा नदी के द्वारा विसर्जित कर दिया गया है। क्योंकि बंगाल की खाड़ी में गंगा नदी अपना क्या करती है, जल को विसर्जित करती है। तो इस प्रकार से अपरदन की एक ऐसी प्रक्रिया है जो गतिक तरीके से होती है, नदियों के द्वारा, वायु के द्वारा, इसके अलावा समुद्री लहरों के माध्यम से प्रक्रिया संपन्न होती है। तो अपरदन प्रक्रिया के माध्यम से विभिन्न प्रकार की जो हमारी एक फोर्स उत्पन्न होती है, एक गति उत्पन्न होती है। इससे क्या होता है, विभिन्न प्रकार के जो अवसाद होते हैं, जो सेडिमेंट होते हैं, जो रॉक्स होते हैं, वह बहा ली जाती है, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो यही अपरदन की प्रक्रिया है। तो यह जो प्रक्रिया संपन्न होती है, यह बहिर्जात बलों के प्रभाव स्वरूप होती है, एक्सोजेनिक फैक्टर के प्रभाव स्वरूप होती है। इसमें पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों का कोई प्रभाव नहीं होता, पृथ्वी की अंतर्जात बल है उसका प्रभाव नहीं होता है। तो जो अपरदन की प्रक्रिया है, तो अपरदन की प्रक्रिया नदी के माध्यम से हो रही है। मान के चलिए नदी है कोई,
गंगा नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी है। तो ब्रह्मपुत्र नदी आप जानते होंगे कि जो हमारा जो गंगा का मैदान है, गंगा का मैदान यानी हमारा उत्तर भारत का मैदान, उसका निर्माण क्या हुआ है, अपरदन की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप हुआ है। कैसे आप समझिए कैसे हुआ है अपरदन के। जहां आज हमारा उत्तर प्रदेश है, जहां आज बिहार राज्य है, वहां पहले वह नहीं हुआ करता था। वहां पहले क्या हुआ करता था, एक भूषण नदी, एक मतलब जल भरा हुआ होता था। तो नदियों के द्वारा धीरे धीरे, गंगा नदी के द्वारा उस क्षेत्र में क्या किया गया, धीरे धीरे जो अवसाद, जो जो सेडिमेंट गंगा नदी के माध्यम से लाए गए, उसको वहां क्षेत्र में जमा कर दिया गया। और धीरे धीरे कर करके उस गंगा के नदी के हजारों वर्षों के पश्चात उसका मैदान का निर्माण हो पाया। तो जब इसका निर्माण हुआ गंगा नदी के द्वारा, तो इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, गंगा नदी के क्षेत्र में यानी उत्तर प्रदेश से बिहार के क्षेत्र में इतनी उपजाऊ मिट्टी है प्राप्त हुई, इतना विशाल जनसंख्या, इतनी आबादी उस वहां पर निवास करती है। हम देखते हैं कि इतना विकासशील एरिया, इतना विकसित एरिया, गंगा नदी का एरिया, गंगा नदी का रीजन, इसी के परिणाम स्वरूप, अपरदन की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप ही उसकी उत्पत्ति हुई है। इसके अलावा यदि मध्य प्रदेश में बात करें, तो मध्य प्रदेश के जो इंदौर वाला रीजन है, तो इंदौर वाले क्षेत्र में क्या होता है, काली मिट्टी पाई जाती है। तो काली मिट्टी वहां पर कहां से आई, तो क्या हुआ, जो लावा निकला, जिसे हम ढक्कन के पठार जानते हैं, ढक्कन का पठार कहां पर है, महाराष्ट्र राज्य में। तो ढक्कन के पठार के का निर्माण क्यों हुआ है, तो ढक्कन के पठार के निर्माण का प्रमुख कारण है कि ज्वालामुखी के माध्यम से निकला हुआ लावा। तो जब ज्वालामुखी के माध्यम से पृथ्वी के आंतरिक भाग से, इंडोजेनिक फोर्स के माध्यम से, आंतरिक शक्ति के माध्यम से जब यह लावा निकला, तो इसको क्या कर दिया गया, यहाँ पर स्थानांतरित कर दिया गया, यहाँ पर बाहर, यहाँ पर जमा होता गया, जमा होता गया, जमा होता गया। परंतु विभिन्न तरीके से, धीरे धीरे विभिन्न प्रक्रियाओं के माध्यम से, बाहरी प्रक्रियाओं के माध्यम से, बाहर जनित बलों के माध्यम से, एक्सोजेनिक फोर्स के माध्यम से क्या हुआ, वह उस पर वायु का प्रभाव हुआ, उस पर जल का प्रभाव हुआ, और हजारों वर्षों सूर्य ताप का प्रभाव हुआ। तो इसके प्रभाव के परिणाम स्वरूप जो अभी तक जो आगे जो लावा निकला हुआ था, अब वह क्या हुआ, धीरे धीरे चट्टान के रूप में, जो चट्टान के रूप में था अभी तक बहुत मोटी चट्टान थी, अब वह क्या चट्टान क्या हो गई, अपक्षय हो गई थी। अपक्षय के परिणाम स्वरूप नदियों के द्वारा, वायु के द्वारा उसको बहा दिया गया, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया गया। तो वही तो आज हमारे सामने काली मिट्टी के रूप में विद्यमान है, जो कि बहुत उपजाऊ है, जो कि हमारे सामने कपास के क्षेत्र प्रमुख रूप से कपास के लिए उपयोगी है। तो इस प्रकार से विभिन्न प्रकार की मिट्टियों का निर्माण भी इस अपरदन की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप होता है। ठीक, इसके अलावा विभिन्न प्रकार की कलाकृतियों का निर्माण भी आपने देखा होगा। जैसे नदी है, कोई नदी है, जैसे गंगा नदी है, तो गंगा नदी ऊपर से आती है इस क्षेत्र से, तो गंगा नदी ऊपर से आकर क्या करती है, ऊपर से आती 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 यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में अपना जल विसर्जित करती है, बंगाल की खाड़ी में अपने जल को गिराती है ना। तो जब बंगाल की खाड़ी में जब गंगा नदी अपने जल को गिराती है, तो जब इस क्षेत्र से आएगी, तो यहाँ पर पूरा जो मलबा है उसको बहा कर ले जाएगी। तो कहीं पर यहाँ पर क्या करेगी, चट्टानों को काट कर उसने जलप्रपात बनाए होंगे, है ना। जब तक यहाँ पर चट्टान थी, तो गंगा नदी यहाँ पर आई, तो उसने क्या बना दिया, इस चट्टान को काटकर एक जलप्रपात बना दिया गया। इसके अलावा डेल्टा बना दिया गया यहाँ पर, यहाँ इस क्षेत्र में, क्योंकि जब नदी अपने यहाँ से आती है, तो अपने साथ में अवसाद लाती है, अपने साथ में सेडिमेंट लाती है, और इसको जो तटीय क्षेत्र है हमारी, तो उस तटीय क्षेत्र में छोड़ देती है, उसमें अवसाद स्थापित कर देती है। तो इसी प्रकार से सुंदरबन जैसे पश्चिम बंगाल में, जो कि बांग्लादेश में, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में स्थित है, सुंदरबन जैसे डेल्टा का निर्माण होता है। तो यह जो नदियों की प्रक्रिया है, यह संपन्न होती है नदियों के माध्यम से। तो यह अपरदन की प्रक्रिया ही के परिणाम है कि विभिन्न प्रकार की कलाकृतियों का निर्माण होता है। ठीक, क्योंकि यह जो अपरदन की प्रक्रिया है, अपरदन की एक ऐसी प्रक्रिया है जो किन तरीकों से संपन्न होती है, या तो जल द्वारा होती है और वायु के द्वारा भी होती है। इसके अलावा ग्लेशियर के माध्यम से होती है। ग्लेशियर यानी बर्फ का बहुत बड़ा टुकड़ा, जैसे आप टुकड़ा कहेंगे, आप कुछ और कह सकते हैं, तो उसे हम ग्लेशियर कहते हैं, जो कि 100 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर की चौड़ाई या लंबाई बराबर हो सकता है। तो इतना बड़ा ग्लेशियर होता है, जैसा कि आपने घटना सुनी होगी अभी 2-3 महीने पहले। तो उस समय क्या हुआ था, जो तीस्ता नदी थी, तो तीस्ता नदी में क्या हुआ, जो ग्लेशियर था, वो ग्लेशियर पिघलने के परिणाम स्वरूप क्या हुआ, बहुत बड़ी संख्या में जल क्या हो गया था, बहकर आ गया था। ठीक, उस जल जब जब जो है, जब वो है जो ग्लेशियर था, ग्लेशियर के पिघलने के परिणाम स्वरूप उसमें जल की मात्रा वृद्धि हो गई थी। तो यह भी तो, जब अचानक से जल की मात्रा वृद्धि हुई, तो जहां आज जो चट्टान थी वह भी अपरदित कर दी गई उसके द्वारा। ठीक, तो इस प्रकार की जो प्रक्रिया संपन्न, तो इस प्रकार की प्रक्रिया संपन्न हो जाती है। इसी प्रकार से वायु के द्वारा भी इसी प्रकार की प्रक्रिया संपन्न होती है, क्योंकि जो वायु है, जो हमारी जो हवा है, तो हवा की गति इतनी तेज होती है,
तो इससे क्या होता है, विभिन्न प्रकार के चक्रवात बनते हैं, किसी प्रकार की सुनामी आती है। तो इससे क्या होता है, जब यह जो वायु रेगिस्तानी क्षेत्रों में जब यह विभिन्न प्रकार से क्या होती है, गति होती है, तो इससे जो चट्टानें होती हैं वो क्या हो जाती हैं, हिल जाती हैं, चट्टानें क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती हैं। तो हम देखते हैं रेगिस्तानी क्षेत्रों में रेत के टीले, तो रेत के टीले का निर्माण कैसे होता है कि एक स्थान की जो रेत थी उसको दूसरे स्थान पर क्या कर दिया गया, अब स्थानांतरित कर दिया गया। तो यही भी तो अपरदन का प्रभाव है ना। जब एक स्थान की रेत को उठाकर वायु के द्वारा उस जो बाहरी बल है, जो बहिर्जात बल है, उसके परिणाम से क्या कर दूसरी जगह पर ट्रांसफर कर दिया गया, दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया। तो यह तो बहिर्जात बल का प्रभाव है ना। तो इस प्रकार से जो वायु है वही भी इस प्रकार की कलाकृतियों का निर्माण करती है। इसके अलावा जो हमारी जो ग्लेशियर है, तो ग्लेशियर को मैंने समझाने का प्रयास किया कि किस प्रकार से जो ग्लेशियर है, तो ग्लेशियर जब बहते हैं तो अपने साथ में बहुत बड़ी संख्या में क्या होते हैं, मतलब अपने साथ मलबा लेकर आते हैं। जैसे केदारनाथ जब घटना, तो यह अपक्षय और अपरदन, तो यह अपरदन की जो प्रक्रिया है वह या तो जल जल के माध्यम से होगी, या वायु के माध्यम से, या फिर ग्लेशियर के माध्यम से, या फिर समुद्र के माध्यम से, समुद्री लहरों के माध्यम से। हम देखते हैं समुद्र में तरंगे आती हैं, वेव आती हैं, ज्वार भाटे आते हैं। तो इससे क्या होता है, जो तटीय क्षेत्र होता है वो प्रभावित होता है, चक्रवात आती है, सुनामी आती है। तो जो मरीन क्षेत्र होता है, मरीन फोर्स होती है, तो समुद्र के जल के द्वारा जब जो चट्टान है, जो तट है, समुद्र तट है, तो तट पर जो यदि चट्टान कमजोर होगी तो वह नदियों के बहाव के द्वारा क्या होगी, समुद्र के जल के द्वारा, समुद्र की तरंगों के द्वारा, लहरों के द्वारा क्या होगी, बहा कर ले जाएगी, है ना। तो यह समुद्री क्षेत्र में हम देखते हैं विभिन्न प्रकार की कलाकृतियां पाई जाती है, कलाकृतियां पाई जाती हैं, तट पाए जाते हैं, बीच पाए जाते हैं। तो यह भी तो इसी का परिणाम है ना। तो इस प्रकार से अपरदन की प्रक्रिया है, तो अपरदन की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप विभिन्न प्रकार की हमारी जो अपरदन की प्रक्रिया संपन्न होती है वह भी इन्हीं बाह्य शक्तियों का, इन्हीं एक्सोजेनिक फोर्स का, इन्हीं बहिर्जात बलों का भी परिणाम है। क्योंकि इन्हीं बहिर्जात बलों के परिणाम स्वरूप क्या होता है, एस्टुरी का निर्माण होता है, विभिन्न प्रकार डेल्टा का निर्माण होता है। यानी डेल्टा क्या है, डेल्टा यानी नदियों के क्षेत्र के, नदियों के द्वारा बहाकर लाया गया जो मलबा है, जो सेडिमेंट है, उसको बहाकर तटीय क्षेत्रों में स्थानांतरित कर दिया गया। तो उससे क्या होगा, डेल्टा का निर्माण हो गया। हम देख जलप्रपात का निर्माण होता है इन्हीं अपरदन की प्रक्रिया का परिणाम स्वरूप। इन्हीं जो बाहरी प्रक्रिया, जो बहिर्जात प्रक्रिया है, जो एक्सोजेनिक फोर्स है, उसी का परिणाम है कि विभिन्न प्रकार के जलप्रपात का निर्माण होता है, डेल्टा, एस्टुरी, इसके अलावा भी घाटी, भी सेप वैली, आई सेप वैली, आई सेप वैली, ठीक। तो इस प्रकार की जो हम देखते हैं कि विभिन्न प्रकार की जो झीलें हैं उसका गोख और झील का निर्माण हुआ। आप इस प्रकार की कलाकृतियों को पढ़ेंगे, अभी अन्य वीडियो पढ़ेंगे, परंतु यहाँ पर हम केवल दो प्रक्रियाओं की चर्चा कर रहे हैं, अपक्षय और अपरदन। तो अपक्षय को हमने देखा किस तरीके से अपक्षय की प्रक्रिया होती है। तो अपक्षय की यही प्रक्रिया है, किसी चट्टान को, किसी क्षेत्र को, किसी स्थलाकृति को, किसी पर्वत को क्या होगा, अपने स्थान पर ही कमजोर कर देना, उसको वीक कर देना, उसको विघटित कर देना, उसको तोड़ देना। और अपरदन की प्रक्रिया क्या होती है, नदियों के माध्यम से, वायु के माध्यम से, ग्लेशियर के माध्यम से, समुद्री लहरों के माध्यम से इस जो कमजोर हो चुकी जो चीज है उसको बहाकर दूसरे स्थान पर स्थानांतरित कर देना। तो यही जो अपक्षय और अपरदन की प्रक्रिया है, और वास्तविक रूप में यही अपक्षय और अपरदन की प्रक्रिया के माध्यम से जो कि बहिर्जात बलों के परिणाम स्वरूप हो रही है, जो कि एक्सोजेनिक फोर्स का परिणाम है, जो कि पृथ्वी के वायुमंडल में जो उत्पन्न जो फोर्स हो रही है, जो बहिर्जात बलों के परिणाम स्वरूप, जो कि हमारा जो एटमोस्फेयर है, एटमोस्फेयर के परिणाम स्वरूप जो विभिन्न प्रकार की अपक्षय अपरदनकारी जो शक्तियां उत्पन्न होती हैं, तो इससे बहिर्जात बलों का प्रभाव विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों के निर्माण में उत्तरदायी होता है। धन्यवाद।